लोग जंगल में रहता था, जैसे तैसे जीवन व्यतीत करता था। जो प्राकृतिक रूप से जो होता था आसपास में, उससे वो अपना जीवन यापन करता था। खाने के लिए जब मन हुआ पेड़ का पत्ता तोड़ लिया, पौधा फल तोड़ लिया, पानी पीने का मन हुआ नदी गया पी लिया, कुआं, ऐसी कोई बातें थी नहीं, प्राकृतिक सब चीज़ था। और धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों में प्रेम बढ़ा, ईर्ष्या बढ़ा, लोग बढ़ा। तो यहाँ पर और अच्छा दूसरी बात कि लोग जंगल में वहीं पर रहने लगा, विशेष करके जहाँ कि देखा कि नदी है, पानी है, उसको सुविधा है। और उसके बाद धीरे धीरे जब कबीलाई संस्कृति विकसित हुआ, लोग एक दूसरे जगह जाने लगे, लोग जब अनाज का उत्पादन होने लगा, लोग एक जगह बसने लगा। मेन कारण ये रहा, एक जगह बसने का कारण ये हुआ कि अनाज का वहाँ उत्पादन होगा। लोग जान गया कि अनाज अब कैसे उपजाया जाता है, और उसके लिए जब इंतजार करना पड़ता था कि यहाँ रहना पड़ेगा, तो वहाँ पर लोग रहने लगा। इस तरह लोग वहाँ पर रहने लगा। आपस में जब एक जगह लोग रहने लगा, तो फिर वहाँ पर भी ये बात नहीं, संपत्ति कोई बात नहीं थी कि ये मेरा है कि तेरा है, जितना होता था खाता था। धीरे धीरे क्या हुआ ना, जितना उपजाएगा खाएगा। लेकिन जो उसमें मजबूत था, जो तो वो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लोभ लालच आ गया, तो मजबूत था, उसको बोला कि नहीं यहाँ तक कोई ना आ सकता, ये संपत्ति है, ये हम तोड़ेंगे, हम रखेंगे। यहाँ तक बात तो ठीक था। लेकिन जब एक चीज़ हुआ कि जब रुपया पैसा के जब बात होने लगा, ये संपत्ति के बदले हमको कुछ दूसरा चीज़ अर्जन हो जाता था, तो फिर यहाँ पर स्थिति में चेंजिंग आया। उसके बाद देखो अपनी अपनी पहचान थी। हाँ, जनजातीय राजनीति तथा राज्य। धीरे धीरे क्या हुआ, राज्य ऐसे कोई नियम नहीं था, कोई सिद्धांत नहीं था, लेकिन लोग जब जहाँ रहने लगा, कुछ ना कुछ सिद्धांत पे चलने लगा। तुम ऐसे जाओ, हम ऐसे जाएंगे, हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे। धीरे धीरे जैसे ही नियम बनने लगा, तो राज्य का प्रादुर्भाव एक तरह से हम कहें तो ये स्थापित होने लगा। राज्य क्या है, राज्य एक तरह से नियम का संगठन है, नियम है, उस नियम को लोग मानता है। ये अलग बात है कि राज्य के लिए 4 चीज़ चाहिए, जनसंख्या चाहिए, लोग का वहाँ रहना जरूरी है, जगह चाहिए, निश्चित भूभाग चाहिए वो जगह, उसके बाद सरकार चाहिए, उसको चलाने के लिए कोई ताकत होना चाहिए, कोई सत्ता होनी चाहिए, उसके बाद संप्रभुता होनी चाहिए, उसके पास पूरा कि उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं रहे। उसके बाद देखो क्या हुआ, सब समुदाय को अपने पहचान का ये हुआ कि हमारा ये समुदाय है, हमारा ये संगठन है, तो हमारा यह पहचान भी बरकरार रहे। धीरे धीरे क्या हुआ, और अभी जो हम इसे राज देख रहे हैं, यहाँ एक कानून है। जब राज नहीं था वहाँ भी कानून था, तो किस रूप में कानून था, तो पारंपरिक जो हमारी प्रथा चली आ रही थी वह चीज़ था, उसी के आधार पर लोग जीवन यापन करता था। जो कह दिया वही कानून हो गया। 2 तरह की बातें थी। उसके बाद धीरे धीरे राज्य का जब स्थापना हुआ, तो सरकार का स्थापना हुआ। उसके पहले लोगों ने कहा कि हमारा अधिकार, हमारा रक्षा कौन करेगा, तो सब ने मिलकर एक आदमी को दे दिया कि इसको अधिकार दे दो, हम सब अपना अधिकार इसको दे देते हैं, ये फिर हमारा रक्षा करेगा। तो वही अधिकार सब अपना राज्य को देता है। अभी भी जब हम चुनाव कराते हैं, तो अपना चुनाव के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधि को अपना अधिकार देते हैं, जाइए आप मेरे लिए कानून बनाइए, वही फिर कानून बनाता है। यही चीज़ को हफ्स बात करता था कि लेवियाथन का बात किया कि एक राक्षस सिर कटा लेवियाथन, उसको इतना अधिकार देता है, वो कुछ नहीं दिखाई देता है, वो पूरा निरंकुश है। लोगों ने सब अपना अधिकार उसको दे दिया, फिर इसलिए दे दिया उसको अधिकार, वो अपना रक्षा हम लोग का रक्षा करेगा। खैर उसके बाद सरकार जब बन गया, तो वो अपना सेना बनाया, किसके लिए कि हम जो क्षेत्र में है, इस भूभाग में है, उसका हम रक्षा करेंगे। और विधिवत रूप से उसके बाद नौकरशाही की स्थापना किया। एक तरह से अधिकारी कर्मचारी वही हुआ नौकरशाही, उसके माध्यम से वो अपना कानून का संचालन करता है, कानून का क्रियान्वयन करता है। उसके बाद राजनीति में सेना की बात आती है कि कहीं कहीं किसी देश में सेना इतना वर्चस्व है कि वो ही सत्ता में आ जाती है। सत्ता में आई तो वहाँ फिर लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता है। और दल एवं दलीय पद्धति, कहीं अगर लोकतंत्र है तो वहाँ दल का रहना जरूरी है। बहुदलीय शासन व्यवस्था होती है, कहीं 2 दलीय शासन व्यवस्था होती है, कहीं 1 दलीय शासन व्यवस्था होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई दलों होती है। अगर साम्यवादी दल हम कहें तो वहाँ एक चुनाव होता है साम्यवादी दल में, लेकिन वहाँ एक ही पार्टी का शासन होता है और दूसरे पार्टी को पार्टी बनाने की भी स्वतंत्रता नहीं होती है। साम्यवादी पार्टी में यह व्यवस्था होती है। उसके बाद देखते हैं समाज में एक निर्धनता है, मानव विकास के लिए निर्धनता को दूर करना जरूरी है, लेकिन ये निर्धनता अभी तक जरूरी नहीं। कई एक कारण है निर्धनता का, जनसंख्या है, बेरोजगारी है, संसाधन नहीं है, कानून का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं होता है, और लिंग की समस्या है, जिसको जेंडर की समस्या कहते हैं। जब प्राकृतिक दृष्टि से स्त्री पुरुष सभी समान है, प्राकृतिक दृष्टि से उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम कहते हैं कि नहीं तुम महिला हो, तुम यही काम करो, तुम इतने कम नहीं कर सकती हो, तो फिर लिंग की समस्या उत्पन्न होती है वहाँ पर। उसको कहते हैं जेंडर, जो सामाजिक रूप से थोप दिया जाता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास क्या, इससे
इससे राजनीति की स्थिति में सुधार हुआ। अब सुरक्षा इससे आसान हो गया। पहले सुरक्षा करने के लिए लोग जाता था, लोग मरता था, लेकिन अब दूर बैठे ही यहाँ से मिसाइल छोड़ता है, वहाँ मर जाता है। तो जब विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास हुआ तो राजनीति भी मजबूत हुई, राजनीति में प्रगाढ़ता आई और विकेंद्रीकरण तथा सहभागिता। विकेंद्रीकरण क्या होता है? अपना अधिकार को छोड़ दो, उसको दूसरे तक बांट दो। शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं रहे। ऐसा नहीं कि सब काम केंद्र सरकार करेगी, नहीं, कुछ काम राज्य सरकार पर छोड़ दो, कुछ काम पंचायत पर छोड़ दो, कुछ तो इस तरह शक्ति का विकेंद्रीकरण हर जगह होगा। और लेकिन इसमें सहभागिता सबों की होनी चाहिए, लोगों को यह नहीं लगे कि हमारी सहभागिता इसमें नहीं हो रही है। मानवाधिकार हुआ कि मानव होने के नाते जो व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए उसी को कहते हैं मानवाधिकार। और इसमें मूल अधिकार तो है ही, रोटी कपड़ा सिर्फ मूल अधिकार उसको कहते हैं जो कि कानून हमें देती है हमारे विकास के लिए, जो हमारे जरूरी है वो मूल अधिकार है। लेकिन मानवाधिकार हुआ हम मानव है, इसीलिए हमको वो अधिकार मिलना चाहिए। जन्म के साथ ही वो अधिकार मिल जाता है, जन्म के पहले ही उससे वो अधिकार मिल जाता है कि मैं जन्म लेने का अधिकार है, वह मानवाधिकार की श्रेणी में आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तुलनात्मक कैसी है। किसी देश में संसदीय प्रणाली है, किसी देश में अध्यक्षीय प्रणाली है, किसी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, किसी देश में साम्यवादी प्रणाली है। तो हर जगह हर तरह की नीति अपनाई गई है, अपने अपने देश के अनुकूल लोग अपने अपने माहौल के अनुरूप लोग अपनाया। अब भारत में यदि संसदीय लोकतंत्र है वर्तमान में, तो इसका एक प्रमुख कारण है कि यह ब्रिटेन का गुलाम रहा, ब्रिटेन से वो प्रेरित रहा और जिसके कारण कि यहाँ का लोग सब भी ज़्यादा वहीं पढ़ने गया था, बैरिस्टर पढ़ के आया था, वो लोग ज़्यादा उसी को अपनाया, संसदीय नीति से ज़्यादा करीब को देखा था। वो सार्वजनिक नीति होता है कि जो कि हम पूरे देशवासियों के लिए नीति बनाते हैं, वही होता है पब्लिक पॉलिसी। सार्वजनिक नीति, इसको पब्लिक पॉलिसी भी कहते हैं, हिंदी में इसको लोक नीति भी कहते हैं, जो लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों के हित के लिए बनाई जाती है। और राजनीतिक अर्थव्यवस्था निर्भरता, एक समय था कि पूरी दुनिया पर लोग गुलाम था, शोषण करता था, उसको गुलाम बना लेता था देश को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1950 के बाद, द्वितीय विश्व के बाद लगभग सब देश स्वतंत्र हो गया, सब लगभग देश जब स्वतंत्र हो गया, लेकिन जो विकसित देश थे उनका कि अब कैसे हम दूसरे पर आज़ादी करेंगे, गुलामी कैसे हम उसको अपनाएंगे। तो नई वो लोग एक नया चाल चला, नई आर्थिक व्यवस्था, इसके बाद विश्व व्यवस्था, इसके माध्यम से वो लोग का नहीं, तुमको हम लोन देते हैं, तुम अपना विकास करो, लोन देंगे लेकिन लेकिन शर्त हमारा रहेगा, ठीक है, हम इतना लोन दे रहे हैं, लोन देंगे इसीलिए कि आधारभूत सुविधा तुम अपना डेवलप करो। उसको लगा कि हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हम देंगे तभी तुम जब बुनियादी सुविधा करोगे, इसके साथ साथ मेरा शर्त मानना पड़ेगा सबसे बार, तुम किसान को सब्सिडी नहीं दोगे, किसान को सब्सिडी नहीं दोगे, ऐसा बीज रोपोगे जो एक बार में ही खत्म हो जाता था। पहले बीज होता था, एक बार रोपता था, बाद में भी चलता, लेकिन बोला कि नहीं, अब वो बीज को हम कर देते हैं ना, तुमको बीज में राय खरीदना पड़ेगा। अब वो बीज खरीदता है, एक साल होता है, दूसरे बाद होगा ही नहीं। तो इस तरह की बात है, इस तरह से नई विश्व व्यवस्था में एक तरह से उस पर अपना नीति थोपने का प्रयास किया गया। राज्य के कई एक सिद्धांत हैं, कोई बोला कि नहीं, राज्य कैसे उत्पन्न हुआ है, तो ये तो ऊपर से ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा एक लुई 14वां था, वो कहता था हम तो राज्य के प्रतिनिधि हैं, हम तो मैं ही राज्य हूँ, हम जो कहते हैं मेरा बात मानना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों ने नहीं, सब तो समझौता करके राज्य बनाया है। तो इस तरह राज्य के बारे में भी कई तरह के सिद्धांत हैं। और विकासशील देशों में कई तरह की समस्याएं पाई जाती हैं, एशिया में बहुत से, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, यहाँ बहुत सारे देश, 3 तरह के देश होते हैं, विकसित, विकासशील और विकसित। तो ज़्यादा विकासशील जो भी विकास कर ही रहे हैं, अमेरिका से विकसित देश का उदाहरण है, भारत विकासशील देश का उदाहरण है, तो विकसित देश नहीं है। राज्य, नागरिक समाज, और धीरे धीरे क्या हुआ, नागरिक समाज में भी युवा लोगों में लोकतांत्रिक चेतना जगी और एक तरह से नागरिक समाज का यहाँ पर उभरता हुआ दिखता है हमें। और उसके बाद उस हुआ कि नहीं, वो बोला कि भूमंडलीकरण और राज्य, ये राज्य को बहुत प्रभावित किया। 3 बात है, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। उदारीकरण हुआ कि उदार कर दो, सब चीज़ उदार छोड़ दो, अपना बाजार खोल दो, एकदम उदार अपना नीति बनाओ, जिसको आना आओ, जिसको बेचना है बेचो, ये हुआ उदारीकरण। निजीकरण हुआ क्या कि सरकारी नहीं रहेगा, ज़्यादा चीज़ निजीकरण हो जाएगा, स्कूल सरकारी नहीं होगा, स्कूल निजी हुआ, रेल है उसको निजी हाथों में दे दो, निजी हाथ में दे दोगे तो वो फिर अच्छा से सुरक्षा करेगा, अच्छा से सुविधा देगा, अपना काम वो सर्विस अच्छा से करेगा। और भूमंडलीकरण, पूरा दुनिया को एक बना दो, वसुधैव कुटुंबकम भारत में था, पूरा दुनिया ही एक परिवार है। लेकिन ये भूमंडलीकरण वो चीज़ नहीं है, ये वसुधैव कुटुंबकम वाली बात नहीं है। ये भूमंडलीकरण का लाभ ज़्यादातर विकसित देश ले रहा है, उसके पास पूंजी है, वो अपना माल दूसरे देश में बेच रहा है। लेकिन जो गरीब देश है वो अपना माल कहाँ बेचेगा, वो नहीं बेच पा रहा है, वहाँ से बाहर से फिर ही जाएगा 10,000 में, तो यहाँ का 10,000 का माल तो वहाँ जाएगा ना, इससे इस देश पर लोग तो खरीदेगा, तो इससे गरीबी इसका बढ़ेगा।
क्षेत्रीय संगठन और राज्य। और इस द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कि कई तरह का गुटबाजी था देशों में, लेकिन उसके बाद आज भी उसके बाद देखते हैं कई तरह का क्षेत्रीय संगठन है। भारत जैसे कि है सार्क संगठन बनाया, इसके माध्यम से इस क्षेत्र का हम विस्तार करेंगे, विकास करेंगे। उसके बाद आसियान देश है, उसमें भारत नहीं है। इसी तरह बिम्स्टेक है, नाटो है, कई तरह का क्षेत्रीय संगठन है विश्व स्तर पर। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ है। सब संगठन का उद्देश्य कहता है यही कि हम विकास करेंगे, लेकिन अंततः उसका उद्देश्य होता है अपना, कि अपना राष्ट्रीय हित देखना, अपना विकास करना, अपना हित देखना। और राष्ट्र संक्रमणकालीन बहुराष्ट्रीय निगम और राज्य। उसके बाद कई तरह की बात होती है कि एनजीओ को दे दो ये काम, उस कंपनी को दे दो ये काम वही करेगा। राष्ट्रवाद की भावना भी, राष्ट्र है उसके बाद राष्ट्रवाद के बाद तुम भारत के हो, एक सांस्कृतिक बात होती है कि तुम इस क्षेत्र के हो, तुम इसके लिए लड़ो, इसके लिए अपना जान दे दो, इसके लिए तो सुरक्षा करना है। इस तरह की बातें होती है। और इसके भी कई स्वरूप होते हैं। उपनिवेशवाद हुआ वही कि अपना सत्ता दूसरे देश पर काबिज रखना, इसके लिए खिलाफ हर जगह हर तरह के आंदोलन होते रहे हैं। और राष्ट्रीयता जब होगी तभी लोग अपना आत्मनिर्णय ले पाएगा। राज्य निर्माण होगा तो वहाँ पर संविधान, जब अपना राज्य होगा तो राज्य का संविधान होगा, कोई कानून से चलेगा, वो नियम से चलेगा। वो नियम भी वहाँ कोई बनाया जाएगा तो वो भी एक प्रक्रिया के तहत बनाया जाएगा। यही संविधानवाद के अंतर्गत आता है।